तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को डिस्कस करने जा रहे हैं वो द रूम मूवी है जो 2019 में रिलीज़ हुई। इस फिल्म की स्टोरी ड्रामा मिस्ट्री साईफाई मूवी है जिसकी IMDb पे रेटिंग 6.0 है। ये एक स्मॉल बजट मूवी थी जो यूरोप ही में रिलीज़ की गई। फिल्म की कहानी एक क्यूट से कपल के गिर्द घूमती है जो अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ के चलते एक छोटे से शहर में छोटा सा घर लेते हैं और वहाँ शिफ्ट होते हैं। मैट एक आर्टिस्ट होता है जबकि उसकी बीवी केट एक ट्रांसलेटर होती है। वो अपनी पिछली जॉब और सिटी छोड़कर यहाँ इसलिए शिफ्ट होते हैं कि कुछ नया ट्राई कर सकें। घर भी खुला और हवादार होता है। घर की सफाई के साथ साथ दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों की ज़िंदगी में ट्विस्ट उस जगह आता है जब मैट को सफाई करते हुए एक छुपा हुआ कमरा मिलता है और कूड़े या कबाड़ के ढेर में से उसे उस रूम की मिल जाती है। जब वो उस कमरे को चाबी की मदद से खोलता है तो लाइट्स ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं, फिर सारे घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अगले दिन वो लोग एक इलेक्ट्रीशियन को ढूंढते हैं। इलेक्ट्रीशियन और मैट जब उस बेसमेंट में जाते हैं तो दोनों की हैरत की इंतहा नहीं रहती कि पूरा बेसमेंट तारों के जाल से भरा होता है। तारों के जाल के दरमियान एक सर्कुलर कोर मौजूद होता है। उन्हें पता चलता है कि जो घर की तमाम पावर्स हैं वो उस कोर से आ रही हैं, क्योंकि लाइट्स ऑफ होने के बावजूद भी कोर के दरमियान मौजूद तीनों लाइट्स चल रही होती हैं। इलेक्ट्रीशियन कुछ नहीं कर पाता तो वो वापस जाने लगता है और इस घर की स्टोरी बताता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने ये घर कैसे खरीद लिया, क्योंकि इस घर को काफ़ी अरसे से कोई भी नहीं खरीद रहा था, क्योंकि जो इस घर के पिछले ओनर्स थे उनका यहाँ पे कत्ल हो गया था। मैट इस बात से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो केट को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़का उस घर में रहने वाले कपल का कत्ल कर देता है जिसका नाम था जॉन डो। कत्ल करने का मोटिव तो नहीं पता चलता, जिसके रहते इस लड़के को मेंटल असाइलम में एडमिट कर दिया जाता है। मैट इन सब बातों से रिलैक्स करने के लिए उस सीक्रेट रूम में बोतल पीते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि उस कमरे में लाइट नहीं होती तो वो इस कमरे के लैंप की रोशनी में बैठा होता है। जब वो अपनी बोतल पूरी पीने के बावजूद भी रिलैक्स नहीं कर पाता तो वो एक और बोतल पीने की विश करता है। अचानक से कमरे की लाइट्स ब्लिंक होती हैं और लाइट्स ऑन होती हैं तो उसके सामने एक दूसरी बोतल पड़ी होती है। यह देखकर मैट बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल ऐसी ही बोतल थी जिस तरह की वो बोतल अभी अभी पी चुका था। अगली सुबह जब केट जागती है तो पूरे घर की लाइट्स ब्लिंक हो रही होती हैं और जब वो इस रूम में जाती है तो क्या होता है कि पूरा का पूरा कमरा चीज़ों से भरा होता है। बहुत सी यूनिक पेंटिंग्स, कपड़े और बहुत सारी दूसरी चीज़ें कमरे में मौजूद रहती हैं। मैट यहाँ सारा का सारा सच केट को बताता है कि ये रूम हमें वो सब कुछ देता है जो हम यहाँ से विश करते हैं। केट अपने लिए एक अच्छी सी जॉब के लिए विश करती है, लेकिन मैट उसे समझाता है कि कोई चीज़ विश करो, ना कि जॉब। तो केट अपने लिए कुछ पैसे विश करती है। लैंप उस ब्लिंक करता है और उस रूम के कोने में उसे उसके डॉलर्स मिल जाते हैं। शुरू में केट रियलाइज़ करती है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैट उसे एक्सप्लेन करता है ये चीज़ कितनी कूल है। फिर वो दोनों छोटे बच्चों की तरह पागल हो जाते हैं। वो लोग शैम्पेन, डायमंड, ज्वेलरी, ड्रेसेस और बहुत सारी चीज़ें विश करते हैं। वो कई कई दिनों तक ड्रग पार्टीज करते हैं। वो दोनों नोटों की एक बहुत बड़ी दीवार बनाते हैं और कुछ दिनों तक बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, लेकिन तमाम खुशियों की एक लिमिट होती है। उनकी खुशियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं और केट सैड रहने लग जाती है। मैट केट के सैड रहने की वजह जानता है। वो कहता है कि हम एक दफ़ा फिर से कोशिश करेंगे कि अपनी फैमिली ग्रो कर सकें, लेकिन केट इस सब के लिए रेडी नहीं होती। वो गुस्सा होती है क्योंकि लास्ट 2 दफ़ा जब वो ट्राई करते हैं तो केट का मिसकैरेज हो गया होता है। उन दिनों के बीच काफ़ी आर्गूमेंट्स होते हैं और मैट फ्रेश एयर लेने के लिए घर से बाहर चला जाता है और केट घर में सैड ही बैठी रहती है। फिर उसके जहन में एक यूनिक बात आती है। वो उस रूम में जाती है और एक बच्चा विश करती है। उसे एक छोटा सा क्यूट सा बेबी मिल जाता है। जब मैट घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और केट पर बहुत चिल्लाता है कि ये तुमने क्या किया। हमें इस रूम से सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही विश करनी थी, ना कि लिविंग थिंग्स। मैट केट से कहता है कि हमें इसके रिजल्ट का बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं, लेकिन वो दोनों मेंटली और इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि रूम से कह सकें कि बच्चा गायब हो जाए। मैट फिर से मर्डर वाला आर्टिकल देखता है कि मर्डरर का नाम जॉन डो है। मैट कुछ पैसे पॉकेट में डालता है और जॉन डो से मिलने मेंटल असाइलम चला जाता है। जब जॉन डो को पता चलता है कि ये लोग उसी घर में रहते हैं तो जॉन डो मैट को मशवरा देता है कि वो लोग जितनी जल्दी हो सकें घर खाली कर दें। जब मैट घर वापस जा रहा होता है तो रास्ते में वो फिलिंग स्टेशन पर गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए रुकता है,
लेकिन जब वो पेमेंट के लिए पॉकेट में हाथ डालता है तो उसमें रेत के सिवा कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैट को एक चीज़ पता चलती है कि जो भी चीज़ उस रूम से विश की जाती है उस घर से जाते ही ख़त्म हो जाती है और रेत में तब्दील हो जाती है। मैट ये जानने के लिए पूरा रूम खोद डालता है कि आखिर ये रूम विश पूरी कैसे करता है, लेकिन जो बच्चा होता है वो उस खोदने के शोर से रोने लग जाता है। इस शोर की वजह से केट घर से बाहर जाने लगती है, तो मैट उसे बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोकने की वजह नहीं बताता। जब केट घर से बाहर निकलती है तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अचानक बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो जाती है और एक छोटे लड़के के चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है। केट ज़ोर ज़ोर से मैट को पुकारती है। मैट अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए केट और लड़के को घर के अंदर ले आता है। तब हम देखते हैं कि जो कुछ दिन का छोटा बच्चा था वो अब 7 से 8 साल का लड़का बन चुका था। इसका मतलब ये था कि कमरे से विश की गई तमाम लिविंग थिंग्स इस घर से बाहर जाते ही बहुत तेज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती हैं और बहुत थोड़े अरसे में बुरी होकर मर जाएंगी। जब केट को यह बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी वो इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। इस अडॉप्शन के बाद मैट और केट का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाता है। दोनों अलग अलग रूम में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन केट को इसकी कोई परवाह नहीं होती। उसके लिए सिर्फ उसका बच्चा शेन ही उसकी ज़िंदगी बन गया होता है। शेन भी दूसरे बच्चों की तरह ही होता है, लेकिन एक चीज़ जो शेन को अलाउ नहीं होती वो था इसका घर से बाहर जाना। शेन की वजह से आए दिन मैट और केट में झगड़े होते रहते हैं। एक दिन इसी में से एक झगड़े की वजह से शेन बिल्कुल सोता नहीं। शेन वो रूम डिस्कवर कर लेता है और उस रूम का कंप्लीट सच उसे पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कैसे बनाया होगा और उसके पास कितनी पावर है। वो उस रूम को एक बड़े से जंगल में तब्दील कर देता है जहाँ बर्फ़ का एक ढेर होता है जिसमें वो एक स्नोमैन से खेल रहा होता है। केट तो जब शेन को स्नोमैन के साथ खेलता देखती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे अपने बच्चों की तरह समझती है। लेकिन मैट को कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता क्योंकि वो फील कर रहा होता है कि शेन की इमेजिनेशन से वो कुछ भी कर सकता है और उन दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इसी दौरान मेंटल असाइलम से जॉन डो का फ़ोन आता है और उसे पता चल गया होता है कि घर में क्या हो रहा है, और वो फिर मैट को अपने बारे में सारा का सारा सच बताता है और वो ये भी बताता है कि उसने उस घर में रहने वाले लोगों को क्यों मारा। उसने कहा उसने काफ़ी साल पहले जिस कपल को मारा था उसने भी उस रूम से एक बच्चा विश किया था और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि वो खुद जॉन डो ही था। लेकिन जब जॉन डो को ये सब पता चलता है कि वो बाहर जाने की कोशिश करता है ताकि वो एक आम इंसान की तरह हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सके, लेकिन जॉन डो को भी घर से बाहर जाना अलाउ नहीं होता। रूम जॉन को बताता है कि अगर वो नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहता है तो उसे मरना पड़ेगा जिसने तुझे विश किया था, इसलिए वो इन कपल को मार डालता है। ये सब बातें दूसरे रूम के फ़ोन से केट सुन लेती है। इस गुस्से में वो गाड़ी लेकर चली जाती है कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। सारी रात केट घर नहीं आती जबकि शेन बार बार अपनी माँ के बारे में पूछता है। मैट को शेन पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से में शेन को सारी सच्चाई बता देता है कि तुम्हें हमने इस रूम से क्रिएट किया था और अगर तुम घर से बाहर चले गए तो कुछ ही मिनट में बड़े होकर बुरे हो जाओगे और फिर मर जाओगे, और इसे जानबूझकर घसीटते हुए दरवाजे के पास लेकर आता है और काफ़ी डांटता भी है। लेकिन कुछ देर बाद जब मैट का गुस्सा शांत होता है तो उसे एहसास होता है कि आखिरकार ये है तो एक बच्चा ही। वो शेन से सॉरी करता है और उसे कहानी सुनाता है और दोनों में बाप बेटे की तरह एक बॉन्ड दिखाई देता है। जब आधी रात को केट वापस आती है तो दोनों को इकट्ठा देखकर काफ़ी खुश होती है कि आखिरकार मैट ने शेन को अपने बेटे के तौर पर एक्सेप्ट कर ही लिया। रात को मैट जागता है तो मैट और केट के दरमियान फिजिकल रिलेशन होता है और काफ़ी इंटीमेट सीन्स होते हैं, लेकिन उसी वक्त शेन भी जागता है और दरवाजे के गैप में से ये सारी चीज़ें देख लेता है। उसमें अपनी माँ की तरफ एक अजीब सी अट्रैक्शन पैदा हो जाती है क्योंकि वो इसे अपने बारे में सारा सीक्रेट पता चल गया होता है। तो अगले ही दिन वो घर से बाहर जाता है और 17 से 18 साल का एक लड़का बनकर वापस आता है। शेन मैट को मारने की कोशिश करता है। इसी बीच केट को हिट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब केट को होश आता है तो मैट उसे बताता है कि उसकी और शेन की काफ़ी फाइट हुई जिसमें शेन मारा गया और उसे लोन में गाड़ दिया गया। यह बात सुनकर दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस बच्चे के साथ काफ़ी दिन गुजारे होते हैं अपने बच्चे के तौर पर। लंच टाइम पर केट मैट से कहती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, हम किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। मैट केट से कहता है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं कि आखिर हम यहाँ सारी ज़िंदगी का खाना पीना हासिल कर सकते हैं, इसीलिए हमें ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। केट यह बात ही रियलाइज़ करती है कि मैट का बिहेव काफ़ी अजीब था और देखते देखते मैट केट के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है।
लेकिन उसकी एक आदत की वजह से केट को यह बात कंफर्म हो जाती है कि वो मैट नहीं बल्कि शेन है, क्योंकि शेन को अपनी पावर्स का पता होता है और वो केट के लिए बढ़ते जज्बात की वजह से खुद को मैट में कन्वर्ट कर लेता है ताकि वो केट का प्यार और केयर हासिल कर सके। शेन उस सीक्रेट रूम में बिल्कुल अपने घर जैसी ही एक जगह बना लेता है, जिसमें घर जैसा गार्डन, पेड़, सूरज, रूम वैसा सब कुछ होता है जैसा कि उसके अपने घर में था। लेकिन ये सब उस रूम के अंदर मौजूद होता है। जब केट बेहोश होती है तो शेन उसे उस रूम में लेकर आता है और रूम को अंदर से लॉक कर देता है। जब असली मैट उठता है तो उन दोनों को पूरे घर में ढूंढता है। मैट को वो लोग कहीं भी नहीं मिलते और वो रूम भी अंदर से लॉक होता है। जो रूम के दरवाजे के साइड की दीवार होती है उसे मैट एक कुल्हाड़े की मदद से तोड़ता है और रूम के अंदर चला जाता है। दूसरे पार उसे ओरिजिनल घर की तरह ही एक दूसरा घर मिलता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ शेन ने ही किया है। शेन केट के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन केट किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और तभी ओरिजिनल मैट उस घर में जाकर केट को ढूंढने लग जाता है। उस टाइम केट के सामने दो दो मैट आ जाते हैं। केट कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उन दोनों के बीच में वो शेन को पुकारती है और शेन रिस्पॉन्ड करता है, जिससे केट को पता चल जाता है कि शेन कौन है। तो केट मैट के साथ वहाँ से भाग जाती है। अब हमें पता है कि ये पूरा घर ही उस रूम के अंदर है, तो शेन अपनी इमेजिनेशन से पूरे घर को बदलता रहता है, जिसकी वजह से इन दोनों को बाहर जाने की जगह नहीं मिलती। उस टाइम मैट को एक आइडिया आता है, क्योंकि वो दोनों रूम के अंदर ही होते हैं, इसीलिए तो वो उसके और केट के जैसे दो क्लोन विश करता है और वो इन दोनों क्लोन्स के दरवाजे के सामने खड़ा करता है और वो दोनों खुद घर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। जब शेन आता है तो वो दोनों क्लोन देखता है, जिनमें से मैट के क्लोन को वो मार देता है, लेकिन तब ही उसकी नज़र ओरिजिनल मैट और केट पर पड़ती है जो घर के बाहर भाग रहे होते हैं। शेन भी उनका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों रूम से निकलकर ओरिजिनल घर में आ जाते हैं। शेन भी उनके पीछे पीछे ओरिजिनल घर में आ जाता है, तब भी मैट उसे खींचकर घर से बाहर ले जाता है और केट भी उस टाइम घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। क्योंकि वो घर से बाहर होता है, उसकी उम्र जल्दी से बढ़ने लगती है। उसकी उम्र बढ़ जाती है और वो बूढ़ा होकर वहीं पर मर जाता है। इस सारे इंसिडेंट के बाद केट काफ़ी रोने लगती है और काफ़ी डिस्टर्ब रहती है। कुछ दिनों बाद ये लोग वो घर छोड़कर एक मोटल में रहने लगते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। अब ये मूवी हमें एक लेसन देती है कि जो भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास मौजूद हो वो हमें हमेशा नुकसान ही देती है। इसके साथ ही चलते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।